Hello everyone. So today we're going to start methods of sampling. Before we start method of sampling, हमें ये जानना ज़रूरी है कि सैम्पल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एक परफेक्ट सैम्पल क्या होगा, सैम्पलिंग कैसे होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये चार, ही आपको हमेशा याद रखना। पहले तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, हमारा सैंपल उसको रिप्रेजेंट करता हो। हमारा सैंपल जो हम लोग आइटम्स सिलेक्ट करेंगे वो आइटम्स पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो। सेकंड इज़ इंडिपेंडेंट। एक आइटम दूसरी आइटम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आइटम। थर्ड इज़ होमोजेनिटी। अगर हम एक से ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं तो वो सैंपल होमोजीनियस होने चाहिए, मीन्स सेम होने चाहिए। होमोजीनियस मीन्स सेम इन नेचर। एडिक्वेसी का मतलब हुआ कि सैंपल जो हम आइटम्स पिक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ सैंपल, वो हमारे एज पर पॉपुलेशन एडिक्वेट होने चाहिए। मतलब अगर हमारी पॉपुलेशन 10,000 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सैंपल 10 रख लिए। प्रॉपर नंबर ऑफ हमें सिलेक्शन आइटम्स की करनी पड़ेगी एज अ सैंपल निकालने के लिए, ताकि वो रिप्रेजेंट भी कर सके 10,000 पॉपुलेशन को। इसलिए एडिक्वेट नंबर ऑफ आइटम्स हमको सिलेक्ट करनी चाहिए। अब आते हैं हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग टू टाइप्स के हमें मेथड है। एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। क्लास 11th की TR जैन की जो बुक है उसमें स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक को नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट शो किया है, बट बेसिकली सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग में आता है। तो आपको जैसे टीचर ने क्लास में कराया आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना, मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट इज़ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में फर्स्ट आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये हमारे रैंडम सैम्पलिंग है। नॉन रैंडम में आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फर्स्ट वन है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब क्या होता है, जब हम जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितनी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का एज अ सैम्पल। जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, सैंपल उठाते हैं पॉपुलेशन में से, आइटम सिलेक्ट करते हैं सैंपल के लिए, तो हम जितनी भी हमारी आइटम्स हैं पॉपुलेशन में, हम उनमें से रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं। तो मतलब हम सबको इक्वल चांस दे रहे हैं कि किसी का भी पिक हो सकता है, कोई भी आइटम पिक हो सकती है। इसमें इन्वेस्टिगेटर का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई बायसनेस नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल भी इसमें बायस नहीं हो सकता और पार्शियल नहीं हो सकता। रैंडम सैम्पलिंग हम कह सकते हैं कि ये बाय चांस, जिसका चांस होगा उसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस आते हैं, सेम नेचर की आइटम्स होंगी। रैंडम सैम्पलिंग इकोनॉमिकल है, थोड़ा चीप है, और एक सिंपल मेथड है कि हमारी पॉपुलेशन में से हमने रैंडमली आइटम्स को उठा लिया। रैंडम सैम्पलिंग के, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के दो पार्ट्स हैं। वो है एक लॉटरी मेथड, दूसरा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड आपको पता है, एक तरीके से आपने लकी ड्रॉ देखा है। लकी ड्रॉ निकलता है जिसमें एक बोल में सबकी चिट्स डाली जाती हैं, फिर उसको शफल करके पिक करा जाता है 3-4 चिट्स को। तो इसका मतलब क्या है कि सबकी चिट आ गई, पूरी पॉपुलेशन आ गई, उसमें से हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, पिक किया आइटम्स को। मतलब सबको इक्वल चांस मिला था कि किसी की भी चिट उठाई जा सकती थी रैंडमली, वो लॉटरी सिस्टम है। दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर, टिपेट ने ये टेबल ऑफ रैंडम नंबर दिया। उन्होंने क्या किया, जो हमारी पॉपुलेशंस है ना उनको कुछ नंबर्स असाइन किए गए, पॉपुलेशन को नंबर्स असाइन किए, जो रोज़ और कॉलम में उन्होंने उन नंबर्स को असाइन किया। उसके बाद उन्होंने रैंडमली उसमें से नंबर्स को पिक किया। ये था हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। देन है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है जब हम पूरी पॉपुलेशन को अरेंज कर देते हैं, या तो नंबर्स में अरेंज करते हैं, या अल्फ़ाबेटिकली कर लेंगे, या जियोग्राफिकली हम
पॉपुलेशन को अरेंज कर देते हैं, लिस्ट बनाकर अरेंज कर लेते हैं। उसमें से हम एक nth आइटम, मतलब किसी एक आइटम को हम कहते हैं इस नंबर की आइटम को हमने उठाना है। फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स थी, 100 में से हम कहें कि हमने हर 10th आइटम को सिलेक्ट करना है अपनी सैम्पलिंग में, हमने हर 10th आइटम को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट मान लो अगर हमने 5th उठा लिया, अगर हमने फर्स्ट जो उठा लिया 5 उठा लिया, उसके बाद हर 10th आइटम कौन सा होगा, 15th, फिर 25th आइटम, फिर 35th आइटम, फिर 45th आइटम। तो ऐसे हमने सिलेक्ट करके निकाला। जब हमने सिलेक्शन कैसे की, हमने एक नंबर फिक्स कर लिया कि हम उसी नंबर की आइटम को उठाएंगे, वो है 10th आइटम। इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं हो सकती, ठीक है। और हमारी जहाँ पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है ना, सेम नेचर की, वहाँ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूजफुल मेथड नहीं होता। देन कम्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये मेथड यूज़ होता है जहाँ पर ग्रुप्स भी अलग हैं और कैरेक्टर, मतलब पॉपुलेशन के ग्रुप्स भी अलग है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होते हैं। यहाँ पर हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद उसमें से हम लोग रैंडमली नंबर या आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन होगी। अब हमने ये देखना है कि इन 30 स्टूडेंट्स में हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, कितने बच्चे हैं जो एवरेज हैं, और कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई में वीक है, मीन्स पुअर है। इंटेलिजेंट हमारे 8 हैं, एवरेज 17 स्टूडेंट हैं, और पुअर हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं। ये हमने 3 ग्रुप बना लिए, ये पॉपुलेशन ही है ग्रुप, ये ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो स्ट्रेटा बोलते हैं या हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये हमने 3 ग्रुप्स बना लिए, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये अभी भी पॉपुलेशन ही कहलाएगा, ये अभी सैम्पलिंग नहीं हुई है। इसमें से हम सैम्पलिंग करेंगे, मतलब बाहर से देखें तो ये 30 स्टूडेंट्स की जो बात हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन जो है 30 स्टूडेंट्स की, इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसको हम ग्रुप को स्ट्रेटा बोलते हैं। देखा जाए तो ये जो स्ट्रेटा है, जो ग्रुप्स हैं, ये क्या है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। डिफरेंट क्यों है? इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप अलग है, एवरेज स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग है, पुअर स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग है। देखने में ये पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। हमने पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया तो ये ग्रुप्स क्या है, हेट्रोजीनियस है। लेकिन एक एक ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप देखा, जैसे पुअर स्टूडेंट का ग्रुप, ये पुअर स्टूडेंट का जो ग्रुप है, इसमें सारे पुअर हैं, मीन्स होमोजीनियस है। अंदर से ये होमोजीनियस है, बाहर से ये हेट्रोजीनियस है। बाहर से तीनों ग्रुप अलग है, लेकिन अंदर से ये ग्रुप क्या है, होमोजीनियस। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब इन ग्रुप्स में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आया। हमारे जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, इसमें जो हमारे ग्रुप्स होंगे वो बाहर से तो हेट्रोजीनियस होंगे, मीन्स पॉपुलेशन जो है हमारी, ये बाहर से तो सारी पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस है, मीन्स अलग अलग है हमारे ग्रुप्स, लेकिन अंदर से ये ग्रुप्स सारे सेम है। एक ग्रुप में एक ही कैरेक्टर के लोग होंगे, दूसरे ग्रुप में एक से इसी कैरेक्टर के लोग होंगे, मीन्स हमारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और ग्रुप्स हमारे होमोजीनियस हैं। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि डाइवर्स कैसे है, हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, जो हेट्रोजीनियस में से होमोजीनियस बनाए, तो डाइवर्सिटी इसमें आ गई। स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ये मेथड सही नहीं है, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए है। हाँ, वैसे इस मेथड में बायसनेस नहीं होती, लेकिन बायसनेस तब होती है जब हम लोग ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं, जब हम स्ट्रैटा बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तब उस टाइम क्लासिफिकेशन के टाइम बायसनेस हो सकती है। अनदर इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से ऑपोजिट है बिल्कुल। इसमें जो हमारा पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, और जो हमारे स्ट्रैटा है, मीन्स जो हमारे ग्रुप्स हैं, वो हमारे हेट्रोजीनियस हैं। ये बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ऑपोजिट है। यहाँ जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो सेम लेंगे 30 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है 30 स्टूडेंट्स की। अब इसमें से 10 स्टूडेंट हमारे पुअर हैं, 10 स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एवरेज हैं। हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप्स कैसे बनाए,
जो हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ग्रुप बनाए थे उसमें हमने सबको अलग अलग ग्रुप्स में डाला था। जैसे पुअर को एक ही ग्रुप में डाल दिया, इंटेलिजेंट को एक ही ग्रुप में डाल दिया, एवरेज स्टूडेंट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पुअर, इंटेलिजेंट और एवरेज इनका एक सबका सेम ग्रुप बना दिए। इनमें से अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इनमें से हमारी क्या होगी, सिलेक्शन होगी। मीन्स 30 स्टूडेंट की हमारी पॉपुलेशन थी, जिसमें से हमारे 10 स्टूडेंट्स पुअर थे, 10 इंटेलिजेंट थे, 10 एवरेज थे। इन स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप्स में डाल दिया। ये ग्रुप्स बाहर से सेम है, मीन्स होमोजीनियस पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस है। इसमें भी पुअर, इंटेलिजेंट, एवरेज स्टूडेंट है, इसमें भी पुअर, इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और इसमें भी पुअर, इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट्स हैं। ये बाहर से देखा जाए तो ये होमोजीनियस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सेम है, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो इस ग्रुप में हेट्रोजीनियस आइटम्स है। इसमें सारे के सारे पुअर नहीं है, इसमें पुअर, इंटेलिजेंट, एवरेज तीनों हैं, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ से हम लोग आइटम्स पिक करेंगे। नेक्स्ट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है जब हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, सैम्पल बनाते हैं, तो हम उसमें इक्वल चांस नहीं देते आइटम्स को सिलेक्ट होने का। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर सैम्पलिंग की जाती है। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मीन्स अपने आराम या अपने ईजी वे में, जो उसको आसान लगता है या उसको जो सही लगता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सिलेक्ट करता है आइटम। इसमें हम लोग जो आइटम्स है हमारी पॉपुलेशन की, उसको हम मीन्स इन्वेस्टिगेटर रैंडमली सिलेक्ट नहीं करता, मतलब इक्वली चांस नहीं देता। ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है उसको कौन सा आइटम सिलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग होती है आइटम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस से कर रहा है, जो उसको सही लग रहा है या उसकी चॉइस जो है, उसका पर्पस, जो अपने पर्पस को दिमाग में रखते हुए अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर रहा है, खुद रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर रहा, वो अपने आप से जो उसको लगता है मुझे यही लेना है, यही पिक करना चाहिए, उसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। इसमें बायसनेस इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वॉल्व है, कुछ रैंडमली नहीं हो रहा, वो अपने आप अपनी चॉइस से उठा रहा है। सिंपल मेथड है। रिलायबिलिटी डाउटफुल है, हम इस पर रिलाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस हो सकता है, वो पार्शियल हो सकता है। इसलिए पर्पसिव सैम्पलिंग जो है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, और इसमें जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस से कर रहा है। देन कम्स कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या है, एक पॉपुलेशन को हम डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को। हमारी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लो 100 स्टूडेंट्स हमने लिए, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। अब उसमें से 50 स्टूडेंट्स कॉमर्स क्लास के हैं, 30 स्टूडेंट्स साइंस के हैं और 20 स्टूडेंट्स उसमें आर्ट्स के हैं। मतलब कॉमर्स क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो गए, साइंस में 30 स्टूडेंट्स हो गए और आर्ट्स की क्लास में 20 स्टूडेंट्स हो गए। हमने कोटा फिक्स कर लिया कि जब हम सैम्पलिंग करेंगे ना तो 50% कॉमर्स स्टूडेंट लेंगे, 30% हम साइंस के स्टूडेंट लेंगे, 20% हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स पिक करेंगे। अब हमने सैम्पल लिया 10 स्टूडेंट का, हमने सोचा कि हम 10 स्टूडेंट्स का सैम्पल लेंगे। अब उसमें से कोटा क्या फिक्स किया था, कॉमर्स का 50, साइंस का 30% और आर्ट्स का 20%। तो अब जब हमने स्टूडेंट्स 10 लेने हैं तो कॉमर्स के कितने हो गए, आउट ऑफ 10 50%, 10 स्टूडेंट्स का 50% निकालेंगे तो 5 कॉमर्स के हो गए, और अगर साइंस का निकालेंगे तो 3 हो गए, और अगर हम आर्ट्स का निकालेंगे तो 2 हो गए। तो ये हो गया हमारा कोटा सैम्पलिंग, जिसमें हमने कोटा फिक्स किया है। जैसे ये देखो 100 स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन हो गई, जिसमें से कॉमर्स क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, साइंस में 30 स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स में 20 स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या कोटा फिक्स किया, कोटा फिक्स मीन्स हमने परसेंटेज फिक्स कर ली कि हमने इतने परसेंटेज लेना ही लेना है। तो हमने सोचा कि कॉमर्स के हम 50% लेंगे, साइंस के हम 30% ले लेंगे स्टूडेंट्स, और आर्ट्स में से हम 20% स्टूडेंट उठाएंगे। हमने जो सैंपल लिया, एस मीन सैंपल, हमने सैंपल लेना है 10 स्टूडेंट्स का, हमने सैंपल लिया
10 स्टूडेंट्स का, उसमें से हम कॉमर्स के 5 लेंगे, साइंस के 3 लेंगे, आर्ट्स के 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोटा क्या फिक्स करा था, 50% कॉमर्स का, 30% साइंस का, 20% आर्ट्स का। तो ये हुआ हमारा कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग में बायसनेस है और इसकी रिलायबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, मतलब हम इस पे रिलाय करें कि ना करें। क्यों? क्योंकि जो कोटा फिक्स किया गया ना, ये खुद इन्वेस्टिगेटर ने खुद अपने आप से कोटा फिक्स किया गया है। इसीलिए हम इसमें डाउटफुल रहते हैं कि ये हमारे लिए रिलायबल है या नहीं। जो हमारी आइटम्स हैं जो हमने पिक करी है, जो हमारा सैंपल है, वो रिलायबल है या नहीं। लास्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब ही यही है कि जो इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट लगता है उसने उस हिसाब से सैंपल्स को उठा लिया। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको लाइफ टाइम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होने वाली लगी वर्ड है, वो है रिलायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलायबिलिटी मीन्स कि हमने जो सैंपल पॉपुलेशन से लिया है, हम उसके ऊपर रिलायबल हैं, मतलब उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सैंपल है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, तो हमारी रिलायबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम सैंपल जो हमारा डाटा है, जो हमने सैम्पलिंग से कलेक्ट किया है, हम उस पर रिलायबल हैं या नहीं, हम रिलायबिलिटी रख सकते हैं या नहीं। सबसे पहले साइज़ ऑफ सैंपल। अगर सैंपल का साइज़ स्मॉल होगा तो रिलायबिलिटी भी कम होगी, और अगर सैम्पलिंग मेथड सिंपल नहीं है या एग्जॉस्टिव नहीं है, तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा रिलायबिलिटी की तरफ नहीं होगा, उससे दूर होगा, रिलायबल नहीं होगा। अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट या हमारा एन्यूमरेटर बोलो, या फिर हमारे एजेंट्स बोल सकते हैं, या हमारे इन्फॉर्मेंट, अगर वो बाइज्ड हैं, कहीं पे भी बाइज्ड हैं, या फिर वो पार्शियलिटी रखते हैं, तो हमारी जो रिलायबिलिटी है वो कम होगी। तो सैम्पलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलायबिलिटी। हम लोग सैम्पलिंग में एरर्स भी आते हैं, सैम्पलिंग्स में कुछ एरर्स भी होते हैं। अगर हमारा सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तो हमारे जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो कम होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट।